Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class we are going to discuss about female reproductive cycle. Okay, so what is female reproductive cycle? First we must understand these point. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टेप्स हमें समझने होंगे. देखिए यहाँ पर देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कितने दिन का होता है. अगर हम आइडियल कंडीशन माने तो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है. ओके, अब यहाँ पर देखिए 28 डेज साइकिल को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ देखिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट 1 to 4 डेज और इन सम वुमेन इट इज़ फॉर 5 डेज. ये 1 से 4 दिन और 1 से 5 दिन का हो सकता है. सेकेंड जो है वो फिर उसके बाद हम 6 to 14 डेज कर सकते हैं और जो थर्ड पोर्शन है वो 15 to 28 डेज कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो फेज है इस फेज को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टू 4 डेज वाले फेज को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज और मेंस्ट्रुएशन साइकिल. देन 6 to 14 डेज वाले पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इसको ध्यान से देखिए आप, 6 to 13 डेज और 14 to 15 डेज. जनरली किसी में ज़्यादातर अगर आइडियल कंडीशन माने तो 14 डेज का ही होता है, बट किसी किसी वुमेन में 14 और 15 डेज का हो सकता है. जो 6 to 13 डेज वाला साइकिल है, 6 to 13 डेज वाला साइकिल है उसको क्या बोला जाता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है. उसको क्या बोला जाता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज. और 14 to 15 डेज वाले साइकिल को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेटरी फेज. यहां अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए एक फेज और होता है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज क्या होता है, यहां पर अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज से लेकर 13 डेज तक को अगर हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 16 to 13 डेज मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे. समझ में आ गया आप लोगों को. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस प्री ओव्यूलेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस प्री ओव्यूलेटरी फेज को मिलाकर क्या बोला जाएगा, फॉलिकुलर फेज बोला जाएगा. देन अगर हम थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज हमने बोला है 15 to 28 डेज का. अगर किसी और दूसरी, ये आइडियल है, और अगर किसी दूसरी वुमेन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 16 to 28 डे का हो जाए. ओके, तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, यहाँ पर जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम बनता है और कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इसीलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को क्या बोला जाता है, कभी इसको थर्ड हम कह सकते हैं कि ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है. क्लियर. तो होपफुली आप लोगों को ये 28 डे का साइकिल समझ में आ गया होगा. किसी भी फीमेल के अंदर जो नया साइकिल स्टार्ट होता है, न्यू साइकिल जो है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फर्स्ट 4 डेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस का जो फर्स्ट डे होता है उसको नए साइकिल का पहला दिन बोला जाता है. तो शुरू के 4 दिन उसको क्या बोलेंगे, जब ब्लीडिंग होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाएगा. क्लियर एवरीवन. अब यहाँ पर आप समझिए क्या होता है कि किस तरह से ओवुलेशन होगा और किस तरह से ओवम डेवलप होगा. किस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से ओवम डेवलप होगा. तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, साथ ही साथ में हम oogenesis भी देखेंगे. तो यहाँ सबसे पहले देखिए जो हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट का फेज है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट इज प्री प्यूबर्टी फेज. ओके, प्री प्यूबर्टी फेज हम कंसीडर कर रहे हैं. प्री प्यूबर्टी फेज में क्या हो रहा है, प्री प्यूबर्टी फेज में आप देखिए जब फीमेल अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, जब तक बर्थ नहीं हुआ है चाइल्ड का, तो उस टाइम क्या होता है, देयर आर सम स्टेम सेल्स. यहाँ पर क्या होती है, कुछ स्टेम सेल्स होती हैं. ओके, ये स्टेम सेल इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या हो गए, स्टेम सेल्स हो गए. दीज स्टेम सेल्स मूव इनटू द यॉक सैक. ये स्टेम सेल्स कहाँ पर मूव कर जाती हैं, यॉक सैक में मूव कर जाती हैं. और वहाँ पर यॉक सैक में मूव करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ पर ये डिवीज़न करती हैं और ये दे आर कन्वर्टिंग इन oogoneum. दे आर कन्वर्टिंग इन oogoneum. oogoneum फर्दर क्या करते हैं, काफ़ी सारे माइटोटिक डिविजन्स करते हैं. दे आर डूइंग व्हाट, माइटोटिक डिविजन्स.
तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, माइटोटिक डिवीज़न कर रहे हैं। क्लियर। और माइटोटिक डिवीज़न करने से मल्टीपल ऑफ ओगोनियम बन रही, तो यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारी ओगोनियम बन रही है। तो जो प्राइमरी ओगोनियम बन रही है, दीज ओगोनियम आर नॉन एज ए प्राइमरी oocyte, और इसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अगर प्राइमोर्डियल फॉलिकल की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सब कब हो रहा है, ये प्री प्यूबर्टी फेज में हो रहा है। ये सब किस में हो रहा है, प्री प्यूबर्टी फेज में हो रहा है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, प्राइमरी oocyte मिल रही है। क्या मिल रही है, वी कैन फाउंड प्राइमरी oocyte, दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर। और ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली है प्राइमरी। प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिख रहा हूँ, प्राइमरी oocyte हो गई हमारे पास में। ओके, प्राइमरी oocyte हो गई, और इसके चारों तरफ आपको एक सिंगल लेयर क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं और प्राइमरी oocytes होती हैं, अगर आप इसको देखें तो प्राइमरी oocyte हमारे पास में ऑलमोस्ट जो होती हैं बिफोर बर्थ ही हमारे पास में कितनी होती हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख से लेकर 2 लाख से हमारे पास में 20 लाख तक होती हैं। ओके, और अगर आप इसकी साइज देखें, इसकी साइज जो होती है वो कितनी होती है, 0.03 to 0.05 mm की साइज होती है इनकी। क्लियर। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं, ये प्री प्यूबर्टी फेज से लेकर प्यूबर्टी तक, अब आप इसको प्री प्यूबर्टी और प्यूबर्टी को समझ लीजिए। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब क्या है, जब वुमेन के अंदर, जब किसी भी गर्ल्स के अंदर जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो वो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब से उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। मतलब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, मतलब कि फर्स्ट 0 डे से लेकर जब उनकी बर्थ हुई उस दिन से लेकर 12-13 साल तक की जो एज होती है वो प्री प्यूबर्टी फेज होता है। तो प्री प्यूबर्टी फेज में क्या होता है, हमारे पास में इनिशियल एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी हो रही है, हमारे पास में 2 से 20 लाख तक हमारे पास में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। बट टिल प्यूबर्टी जो है क्या हो रहा है, टिल प्यूबर्टी क्या हो रहा है, हमारे पास में प्यूबर्टी के टाइम पे 40,000 ही जो है क्या रह जाती, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रह जाती। रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स जो होती हैं उनमें क्या हो जाता है, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, और डिग्रेडेशन को हम बोलते हैं एट्रेशिया। उसको हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ एट्रेशिया। एट्रेशिया के थ्रू उनका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। इन 40,000 में से 400 ही जो है वो ओवम में तब्दील होती है। ओके, और ये ओवम जो 400 ओवम है पूरे लाइफ साइकिल में वुमेन के बनते हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है ऑलमोस्ट हमारा किस फेज में है, 2n है। मतलब 2n का मतलब क्या हो गया, ये डिप्लॉइड है। ये क्या है, डिप्लॉइड है। क्लियर। अब ये डिप्लॉइड है तो यहां पर ये किस फेज में रुका हुआ है, ये मियोसिस 1 की फेज में रुका हुआ है। इट इज इन द मियोसिस 1 फेज। मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूं, यहाँ मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है उस फेज में क्या हो गया, फ्रोजन हो गया। तो यहाँ प्रोफेज में जो है वो फ्रोजन हो गया। फ्रोजन से मतलब ये है कि अब ये इस फेज में ही अटका हुआ है। मतलब यहां से लेकर जब 2n से वापस ये हैप्लोइड नहीं बनेगा तब तक ये किस में रहेगा, प्रोफेज 1 में ही रहेगा। मतलब कि मियोसिस 1 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर एवरीवन। और ये जो मल्टीपल 2 लाख से 20 लाख 2 से 20 लाख तक बनी है, ये माइटोटिक डिवीजन करके बनी है। तो यहाँ पर माइटोसिस हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यहाँ मियोसिस चलेगा और जब इनका डेवलपमेंट हुआ है तो वो माइटोसिस के थ्रू काफ़ी सारी बनी है। नाउ यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लोकल एंड्रोजेंस। यहाँ पर क्या होंगे, लोकल एंड्रोजेंस होंगे। ये लोकल एंड्रोजेंस क्या करेंगे, लोकल एंड्रोजेंस की प्रेजेंस में प्राइमोर्डियल फॉलिकल फर्दर डेवलपमेंट करेगा। अब यहाँ पर ये जो आप ब्लैक कलर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी oocyte। दिस इज प्राइमरी को मैं आप यहाँ लिख रहा हूँ 1 डिग्री oocyte लिख रहा हूँ। ओके, दिस इज प्राइमरी oocyte। और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर है,
अ क्यूबॉइडल लेयर। सो क्यूबॉइडल लेयर बन गई ग्रेन्युलोसा सेल्स की, ओके और इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के चारों तरफ जो ग्रीन कलर की लेयर है वो क्या बन गई, बेसमेंट लेयर। दिस इज नॉन एज अ बेसमेंट लेयर। तो यहाँ पर प्राइमोडियल, यहाँ पर जो हमारे पास में सम जो है सिंगल जो लेयर्स हैं, कुछ लेयर्स जो हैं क्यूबॉइडल सेल्स की बन जाएंगे। सो दिस स्टेज इज नॉन एज अ प्राइमरी फॉलिकल। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिक्यूलर स्टेज, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ना अब जितना भी फॉलिकुलर स्टेज में डेवलपमेंट है, ये हमारी क्या होगी, फॉलिकुलर फेज चल रही है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जितना भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर जो भी ओवम हमें बनाना है, तो ओवम ग्राफियन फॉलिकल हमें बनाना है, तो वो किसके प्रेजेंस में बनेगा, इट इज डेवलप इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, और ये सारा प्रोसेस हार्मोन के कंट्रोल में होगा। तो अब हमारे पास में हार्मोन आएंगे कहाँ से, विल गेट द हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। सो दिस इज अवर एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड इन एंटीरियर पिट्यूटरी वी हैव अ टू काइंड ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर दो तरह के न्यूक्लियस हमें मिल रहे हैं। द फर्स्ट वन इज आर्क्यूएट न्यूक्लियस, रेड कलर में जो मैंने बनाया है वो आर्क्यूएट न्यूक्लियस हो गए, और ये जो मैंने आपके पास में ब्लू कलर में बनाया है, दीज आर नॉन एज अ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये क्या करेंगे, बोथ विल एक्टिवेट रिलीज ऑफ GnRH। ये दोनों किसकी रिलीज को एक्टिवेट करेंगे, दे विल रिलीज ऑफ GnRH। ओके, GnRH का मतलब क्या हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में हमें क्या मिलते हैं, कुछ गोनेडोट्रॉप्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, कुछ गोनेडोट्रॉप्स मिलते हैं। गोनेडोट्रॉप्स सेल्स होती हैं, तो ग्रीन कलर में मैंने क्या बनाया है, गोनेडोट्रॉप। क्लियर, ये गोनेडोट्रॉप्स फर्दर क्या रिलीज करेंगे, दे आर रिलीजिंग टू हार्मोन। First one is FSH and second one is LH. First one is FSH and second one is LH. तो ये क्या हो रहा है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है हमारे पास में, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पर आर्क्यूएट न्यूक्लियस और प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस दोनों किसकी रिलीज को एक्टिवेट करेंगे, GnRH की रिलीज को एक्टिवेट करेंगे। GnRH किसको एक्टिवेट करेगा, गोनेडोट्रॉप्स को एक्टिवेट करेगा, और गोनेडोट्रॉप से क्या रिलीज करवाएगा, इट रिलीजिंग FSH एंड LH। FSH और LH रिलीज हो गए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम क्या है इसका, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये स्टिमुलेट किसको करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो आइए यहाँ पर क्या होता है, ये FSH यहाँ आता है हमारे पास में, और FSH किस फेज को एक्टिवेट करता है, इस फेज को एक्टिवेट करता है, मतलब कि इस फेज को फर्दर प्राइमरी फॉलिकल को फर्दर डेवलप करेगा। तो FSH के रिलीज से क्या होगा ना, FSH के रिलीज से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी 1 डिग्री ऊ साइट है, दिस इज प्राइमरी ऊ साइट। क्लियर, ये प्राइमरी ऊ साइट है। प्राइमरी ऊ साइट में क्या होगा, फर्दर ग्रेन्युलोसा सेल्स और काफ़ी सारी बनेंगी। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ काफ़ी सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स बन गई। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी शो कर रहा हूँ, उसमें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से इनके नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर की मैंने सेल्स बनाई है, राउंडेड सेल, दीज आर नॉन एज ए ग्रेन्युलोसा सेल्स, दीज आर नॉन एज ए ग्रेन्युलोसा सेल। एंड यहाँ पर प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है वो जोना पेलुसिडा बन जाएगा। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं जोना पेलुसिडा। तो ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, जोना पेलुसिडा। ओके, तो ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रही है, जोना पेलुसिडा कहला रही है, और जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कहला रही है, ग्रेनुलोसा सेल्स कहला रही है। अब उसके आउटर में जो है ग्रीन कलर की जो बाउंड्री मैंने बनाई है वो क्या है, बेसमेंट लेयर है। वो क्या है, बेसमेंट लेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसमेंट लेयर बन गई, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट जो है थीका फॉलिकल सेल्स बन गई। ये कौन सी सेल्स बन गई, थीका फॉलिकल्स, थीका फॉलिकल्स सेल्स बन गई। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेज है, दिस स्टेज इज नॉन एज अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहाँ पर FSH क्या कर रहा है, बेसिकली FSH एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करवा रहा है। FSH एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन किस तरह से करवा रहा है वो भी आप समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट कॉज
एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन किस तरह से करवा रहा है, यहाँ पर देखिए ये थीका सेल्स है, इन थीका सेल्स को मैं रेड कलर में बना देता हूँ और यहाँ पर ये ब्लैक कलर की ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, तो इन ग्रेनुलोसा सेल्स को मैं इस तरह से बना देता हूँ। अब ये थीका सेल्स पर हमारे पास में क्या होता है, एफएसएच के लिए क्या है हमारे पास में रिसेप्टर है, तो ये एफएसएच जो है आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, एफएसएच बाइंड हो रहा है यहाँ पर। एफएसएच बाइंड होगा तो ये बाइंड करके क्या होगा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट करता है, एंड्रोजन में कन्वर्ट करता है। ये किस में कन्वर्ट करता है, एंड्रोजन में। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में ये जो है, ये हमारे पास में कौन सी सेल होगी, ग्रेनुलोसा सेल्स होगी, और यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स पर क्या होता है, एलएच बाइंड करता है। तो एलएच के बाइंड होने से एंड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने एंड्रोजन का एस्ट्रोजन में कन्वर्जन देख लिया, तो इस तरह से एस्ट्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ फर्दर क्या होगा, नाउ हमारे पास में अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल्स बन चुकी हैं। अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल्स फर्दर यहाँ पर क्या होगा, इट विल मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज, यहाँ से ये नेक्स्ट स्टेज में मूव करेगी। नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज लेट सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर, लेट सेकेंडरी फॉलिकल में अब क्या हो रहा है, बहुत सारी सेल्स जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो फर्दर और ज़्यादा काफ़ी सारी लेयर्स बना रही हैं। प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, जो रेड कलर में देखिए थीका फॉलिकल सेल्स है, ये थीका फॉलिकल सेल्स फर्दर 2 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं। दीज 2 लेयर आर नॉन एज अ थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो ये आउटसाइड में जो ब्लैक कलर वाली मैंने बनाई है, ये है हमारी थीका एक्सटर्ना। ओके, और जो इनसाइड में मैंने ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर बनाई है, दीज आर इंटरना। ये क्या हो गई, थीका इंटरना। नाउ पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड, थीका इंटरना जो है काफ़ी ज़्यादा वास्कुलराइज्ड है। ओके, और ये थीका इंटरना ही क्या करती हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती हैं। एंड थीका एक्सटर्ना जो है वो क्या बनाती हैं, पर्टिकुलरली कोलेजन फाइबर्स बनाती हैं। ओके, सो पर्टिकुलरली क्या हो गया, इंटरना जो है हमारे पास में क्यूबॉइडल लेयर है और इट इज सीक्रेटिंग व्हाट, एस्ट्रोजन। इट इज सीक्रेटिंग व्हाट, एस्ट्रोजन। क्लियर, थीका एक्सटर्ना क्या बना रही है, ये कोलेजन फाइबर्स बना रही हैं, एज वेल एज दे आर ऑल्सो मेकिंग स्ट्रोमल सेल्स। दे आर ऑल्सो मेकिंग व्हाट, स्ट्रोमल सेल्स। ओके, so now in this stage FSH also stimulating, regularly stimulating this phase, as well as LH also stimulating this phase. Clear? तो अब यहाँ पर जो FSH है, यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट टू मेक फॉलिकुलर फ्लूइड। वो फॉलिकुलर फ्लूइड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये फॉलिकुलर फ्लूइड बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज व्हाट अ फॉलिकुलर फ्लूइड। क्लियर, तो यहाँ पर ये फॉलिकुलर फ्लूइड बनाना स्टार्ट हो गया। तो फॉलिकुलर फ्लूइड की क्या बन गई है, यहाँ पर एक तरह से कैविटीज़ बन गई हैं। क्लियर एवरीवन। नाउ फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये काफ़ी सारी कैविटी बनना स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, काफ़ी सारी सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगी। तो काफ़ी सारी सेकेंडरी फॉलिकल से एक ही फॉलिकल जो है फर्दर डोमिनेंट फॉलिकल बनेगी, जिसे कि हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्दर हमारे पास में FSH और LH के रिलीज हैं। फर्दर हमारे पास में क्या है, FSH और LH रिलीज हो रहा है। और FSH और LH रिलीज कर होने से क्या होगा, अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड। अब फॉलिकुलर फ्लूइड जो है, फॉलिकुलर फ्लूइड काफ़ी सारा बनता जा रहा है। अब फॉलिकुलर काफ़ी सारा बनता जाएगा, तो जब काफ़ी सारा फॉलिकुलर फ्लूइड बन जाएगा तो वो इसको प्रेशराइज करेगा, और ये जो है हमारी सेल्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। और यहाँ पर आपके पास में सारा का सारा एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को बोलेंगे हम एंट्रम। दिस कैविटी इज नॉन एज एंट्रम। तो ये हमारे पास में क्या बन गई, ये कैविटी बन गई। ओके, इस कैविटी को क्या बोला जा रहा है, एंट्रम। क्लियर, सो दिस एंट्रम इज फिल्ड विद फॉलिकुलर फ्लूइड, और फॉलिकुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। क्लियर, सो नाउ जब हमारा लेट सेकेंडरी फॉलिकल से हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर पहुँच रहे हैं। दिस इज व्हाट आवर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल।
क्लियर। तो यहाँ पर एक लेयर और क्या बन रही है, ये हमारा जोना पेलुसिडा है और इसके चारों तरफ एक रेड कलर की ये लेयर मैं और बना रहा हूँ। ये जो पेलुसिडा से फ्रिमली अटैच रहती है एंड इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये लेयर क्या कहलाती है, कोरोना रेडिएटा। क्लियर, इस लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हमारे पास में क्या बन गया है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। तो अब ग्राफियन फॉलिकल में देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल है हमारे पास में। अभी तक हम लेट सेकेंडरी फॉलिकुलर में भी हम किस स्टेज में थे, 2n स्टेज में ही थे। ओके, बट जब ये मैच्योर फॉलिकल बनेगा और जस्ट बिफोर द ओवुलेशन क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2n स्टेज में थे, सबसे पहले यहाँ हम 2n स्टेज में थे। अब 2n से यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, n बन रहा है। ओके, तो मियोसिस 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इट बिकम n। ओके, यहाँ पर जो है n हो जाएगा एंड दिस इज नॉन एज अ सेकेंडरी oocyte। दिस इज नॉन एज अ सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज नॉन एज अ सेकेंडरी oocyte। ओके, इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे एंड दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर। अब सेकेंडरी oocyte में ज़्यादातर हिस्सा आ जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी में जो है जो काम का हिस्सा नहीं है साइटोप्लाज्म का वो चला जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte अब जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है जस्ट बिफोर ओवुलेशन, वो हम किस स्टेज में पहुंच गए, सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज में पहुंच गए हैं। क्लियर। अब सेकेंडरी oocyte जो है फर्दर क्या करेंगे, अगेन ये क्या करेंगी, डिवीजन स्टार्ट करेंगी, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करेंगी। दे आर स्टार्टिंग व्हाट, मियोसिस सेकेंड। क्लियर, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करेंगी मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करेंगे बट ये किस स्टेज में फ्रोजन हो जाएंगी, ये मेटाफेज स्टेज में फ्रोजन हो जाएंगी। सो एट दिस स्टेज दे आर फ्रोजन इज मेटाफेज स्टेट। यहाँ पर मेटाफेज स्टेट में क्या हो जाएंगी, ये फ्रोजन हो जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए जो हम फर्स्ट प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल बनने तक की जो हमारी स्टेज है, दैट स्टेज इज नॉन एज अ फॉलिकुलर फेज। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी हो गई, फॉलिकुलर फेज हो गई। फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ हमारे पास में, हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकुलर तक पहुंच गए। सो प्राइमोर्डियल फॉलिकुलर से हम कहाँ पहुंच गए, ग्राफियन फॉलिकुलर तक पहुंच गए। क्लियर, एक चीज़ तो ये हो गई है। सेकेंड चीज़ क्या हो गई हमारे पास में, FSH रिलीज हुआ। FSH रिलीज होने से क्या हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। ओके, और यहाँ पर ग्लोमेरुलर सेल ने काफ़ी सारा फॉलिकुलर फ्लूइड जनरेट कर दिया। तो दिस इज अबाउट द फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ पर आप देखिए फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होता है। फॉलिकुलर फेज को अगर हम देखें तो डे 1 से लेकर 13 to 14 डेज को हम कह सकते हैं कि फॉलिकुलर फेज होता है। बट अगर यहाँ पर आप देखें एक चीज और हम कह सकते हैं कि फॉलिकुलर फेज किससे मिलकर बना हुआ है। फॉलिकुलर फेज बना हुआ है मेंस्ट्रुअल फेज प्लस प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आप देखिए जो 1 to 6 डे और 6 से 13 to 14 डे, तो 6 to 13 14 डेज का जो साइकिल है, अगर हम आइडियल कंडीशन लें तो 6 to 13 डेज वाली जो फेज है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज है और 1 to 4 to 5 डेज जो वाली फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज है। क्लियर एवरीवन। तो अगर जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर 6 to 13 डेज की बात करता हूँ तो वो क्या हो गया, प्री ओव्यूलेटरी फेज हो गया। और अगर मैं 1 to 13 डेज की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए क्या होता है। बेसिकली जब लेट सेकेंडरी फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उस एक सेल को डेवलप करने के लिए, एक सेल को डोमिनेंटली डेवलप करने के लिए क्या होता है, बेसिकली FSH का रिलीज कम हो जाता है। FSH का रिलीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, यहाँ पर जब FSH का रिलीज कम हुआ है उसके बाद में क्या बना है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना है। तो अब जब FSH का रिलीज कम हुआ है तो इसका फीडबैक यहाँ से जाएगा। अब ये फीडबैक यहाँ से जाएगा ओके कि FSH का रिलीज कम हो गया है। तो
एफएसएच का फीडबैक कहाँ तक पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगा। साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का फीडबैक भी यहाँ पर पहुँचता रहेगा रेगुलरली। जितना भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं उनका फीडबैक रेगुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचता है। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, एस्ट्रोजन और एफएसएच का फीडबैक पहुँचा। तो क्योंकि एस्ट्रोजन का भी धीरे धीरे अमाउंट कम होगा, क्योंकि एफएसएच अगर कम होगा तो नो डाउट एस्ट्रोजन का अमाउंट भी कम होगा। तो मिड जो फॉलिकुलर फेज है वहां पर एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है। बट जब ग्राफियन फॉलिकल को ओवुलेट होना होता है, तो जब एस्ट्रोजन और एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से क्या होगा, यहां पर दोबारा से इसको फीडबैक मिलेगा कि एस्ट्रोजन और एफएसएच का लेवल कम हो चुका है। तो अगेन जीएनआरएच जो है दोबारा से एफएसएच और एलएच को रिलीज करेगा। तो यहां पर इस स्टेज में एलएच का अमाउंट जो है काफी बढ़ जाएगा, एलएच का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दिस स्टेज इज नॉन एज एलएच सर्ज। इस स्टेज को क्या बोलेंगे, एलएच का अमाउंट क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया है एलएच। अब यहाँ पर देखिए एलएच सर्ज अगर बढ़ेगा तो एलएच के रिलीज होने से एलएच क्या करता है, इट रिलीजेस सम ऑफ द प्रोटीनियस एंजाइम। इट रिलीजेस व्हाट, प्रोटीनियस एंजाइम। ओके और ये प्रोटीनेस एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रोटीनेस एंजाइम प्रोटीएजेस होते हैं। ये प्रोटीएजेस पर्टिकुलरली क्या करते हैं, कैंची की तरह काम करते हैं। दे आर वर्किंग एज अ सीजर। तो अगर ये सीजर की तरह वर्क करेंगे तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो अब ये यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल्स है इनकी क्या करेंगे, ये कटिंग करेंगे। तो अगर ये कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये पूरा सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से इसको कटिंग कर रहे हैं। अगर ये इस तरह से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास में सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाएगा। ओके सो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, बर्स्ट होगा और सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। नाउ दिस इज व्हाट अवर सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है। नाउ सेकेंडरी oocyte फर्दर क्या करेगा, ये मूव करेगा। नाउ सेकेंडरी oocyte विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आ गया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में आप जानते हैं ये हमारे पास में क्या है, दीज ब्लू कलर स्ट्रक्चर आर नोन एज ए क्यूबॉइडल सेल। और इन क्यूबॉइडल सेल पे कुछ विलाई होते हैं। ये विलाई क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली होता क्या है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte को ये फिम्बरी जो है इसको ग्रैब कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। तो ये oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte किसके अंदर आ गया, फिम्बरी के अंदर आ गया, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। नाउ अब यहाँ पर दे आर टू पॉसिबिलिटी। यहाँ पर क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। जो oocyte सेकेंडरी oocyte फिम्बरी के अंदर आया है, सो दिस एरिया इज एम्पुला। एम्पुला है ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में अगर हमारे पास में क्या है, इफ वी हैव व्हाट, इफ वी हैव अ स्पर्म, यहाँ पर अगर स्पर्म आते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांस हो सकते हैं। बट अगर यहाँ स्पर्म नहीं आते तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज कैसी, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और दूसरी स्टेज क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेज को हम लेकर चल रहे हैं। तो अब अभी तक यहाँ पर जो ओवुलेशन हुआ, तो इस ओवुलेशन वाला फेज जो है, ओवुलेशन वाले फेज जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज बोलेंगे। इस फेज को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉलिकुलर फेज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सेकेंड हमारी फेज क्या हो गई, ओवुलेटरी फेज हो गई। सो ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या हुआ, एलएच सर्ज हुआ। ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या हुआ, एलएच सर्ज हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके और उसने एलएच सर्ज होने से क्या हुआ, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकुलर का क्या हुआ, रप्चर हुआ और ये फर्दर कहाँ मूव हो गया, अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब पर मूव हो गया। क्लियर। अब हम पहली कंडीशन ये लेकर चलते हैं कि सपोज करिए यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज फर्स्ट में जो फ्रोजन हुआ है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte convert into again into two
हैप्लॉइड एन सेल। ओके, तो यहाँ पर अगेन हैप्लॉइड सेल हमारे पास में बनेगी। तो एक हैप्लॉइड सेल जो बनेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, और दूसरी जो एन है ये हमारे पास में किस में बन जाएगी, ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ दिस ओवम विल मेट विद दिस स्पर्म। तो ये जो एन जो है हमारे पास में अल्टीमेटली ये किससे मैट करेगा, ओवम से मैट करेगा, और यहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम 2n अगेन, देन इट विल बिकम अगेन 2n। क्लियर? तो जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो अब अल्टीमेटली what happened, there is a degradation of these granulosa cells as well as theca cells का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होने लग जाएगा, and it will turn into another phase, that is this whole Graafian follicle is turned into the another cells. These cells are known as a corpus luteum, they are known as a corpus luteum। ओके, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर क्या रिलीज करता है, इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ओके, तो अगर प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज करेगा, ये क्या क्या रिलीज कर रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन एंड इट रिलीजेस एस्ट्रोजन, थर्ड इट रिलीजेस इनहिबिन, as well as it also releases relaxin. These four hormone are released by corpus luteum. तो प्रोजेस्टेरॉन कर क्या करेगा ना, प्रोजेस्टेरॉन reaches into this region। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास में, यहाँ यूट्रस में पहुंच जाएगा, और ये यूट्रस को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर? as well as it also decrease the release of GnRH and LH। क्लियर? देन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ साइमल्टेनियसली ही वर्क करेगा। देन इनहिबिन आल्सो डिक्रीज द रिलीज ऑफ एफएसएच एज वेल एज डिक्रीज द रिलीज ऑफ एलएच, बट एफएसएच की रिलीज ज्यादा डिक्रीज करेगा और एलएच की रिलीज को कम डिक्रीज करेगा। और रिलैक्सिन पर्टिकुलरली रिलैक्सेशन के काम आता है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, तो यूट्रस को रिलैक्सेशन करवाएगा। क्लियर? यूट्रस को रिलैक्सेशन किस तरह से करेगा, पर्टिकुलरली डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल। क्लियर? तो ये तो हमारी बात हो गई है, अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्दर ये सारे कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होंगे। सो सच काइंड ऑफ फेज इज नोन एज अ सीक्रेटरी फेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और वी कैन से थर्ड फेज, दैट इज व्हाट आवर ल्यूटियल फेज। दिस फेज इज नोन एज अ ल्यूटियल फेज। क्लियर? इस थर्ड फेज में क्या हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम से ये सारे ही हार्मोन्स जो हैं हमारे रिलीज हो रहे हैं। क्लियर? एंड अगर सपोज करो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन दैट केस कार्पस ल्यूटियम से जो भी हार्मोन रिलीज होने वाले हैं वो बहुत कम अमाउंट में होंगे। अब सपोज करिए यहां पर कार्पस ल्यूटियम, अब यहां पर सपोज करिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन दैट केस कार्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पान है वो कितना रह जाता है, 2 वीक का लाइफ स्पान रह जाता है। सो कार्पस ल्यूटियम हैज अ लाइफ स्पान ऑफ 2 वीक एंड इट्स सीक्रेटरी एक्टिविटी विल डिक्लाइन। इसकी सीक्रेटरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, एंड इट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकेंस, ओके, बाय डिग्रेडेशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पस एल्बिकेंस। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पर क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम की जो 2 वीक की जो लाइफ है वो फर्दर एक्सटेंड कर जाती है। वो एक्सटेंड क्यों करती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में HCG ह्यूमन कोरोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG रिलीज होता है, और HCG के रिलीज होने से कार्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पान है वो इंक्रीज हो जाता है। तो HCG जो फर्दर प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन में आपको मिलेगा, और उसी से जो जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, होम टेस्ट किए जाते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें HCG की प्रेजेंस होती है। इसीलिए बता दिया जाता है कि जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर जो oogenesis फीमेल में हो रहा है वहां 2n से हमें केवल एक ही n यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सेकेंडरी oocyte जो मिल रही है वो एक ही n मिल रहा है, और रेस्ट फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी मिल रही। तो जो तीनों फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी की जो nn मिल रहा है, मतलब 3 जो सेल्स मिल रही वो यूनाइट हो जाएंगी। ओके, और जबकि अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपैरिजन करें तो वहां पर 2n से हमें 4 स्पर्म हमें मिल रहे हैं। क्लियर?
तो आई होप आप लोगों को यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का ये फेज समझ में आया होगा। यहाँ पर जो भी हमने दिखाया है फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ये सब आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।